कृत्रिम गर्भाधान से पहले मादा बछड़े का जन्म। वन विभाग की बड़ी सफलता, पामारोसा घास से निकला बेशकीमती तेल। कद्दू की फसल तैयार, अच्छे दाम की उम्मीद। इस बार हिमाचल में 12 अतिरिक्त गेहूं खरीद केंद्र। राज्य में लिंग वीर्य के उपयोग के संबंध में किया गया पहला संगठित अध्ययन सफल रहा है। प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय ने एक दुर्लभ उपलब्धि हासिल की है और एक मादा बछड़े का जन्म लिंग के वीर्य से हुआ है। केवल मादा बछड़ों के उत्पादन की सफलता में कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से मादा बछड़ों की बेहतर संतानों को पुनः उत्पन्न करके नर आवारा सांडों के प्रबंधन में मदद मिलेगी। तेजी से कृषि यंत्रीकरण ने सांडों की उपयोगिता को कम कर दिया है, इसलिए खेती में बैल बछड़ों का उपयोग नहीं देखा जाता है। अपनी माटी के सीनियर जर्नलिस्ट जयदीप रिहान द्वारा एकत्रित जानकारी के अनुसार ये अध्ययन पिछले साल अप्रैल से 2 चरणों में चल रहा है और अगले 6 महीने तक जारी रहेगा। पहले चरण में जर्सी गायों का पालन करने वाले 100 किसान और देसी नस्ल की गायों साहिवाल परियोजना से लाभान्वित हो रहे हैं। आज हम हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेस के डेयरी फार्म में हैं और यहाँ आप देख रहे हैं कि एक बछिया जिसका जन्म 1 को हुआ है इसी महीने में, इसका नामकरण हमने किया अंबिका। ये एक आए दिन हमारे हिमाचल प्रदेश में एक मुश्किलात जो किसानों को आ रही है वो ये है कि हमारे जो पशुधन है वो सड़कों पर पहुंचा है, बैल सड़कों पर हैं। इसका निवारण किस तरह से किया जाए, इस दिशा में विश्वविद्यालय के गायनेकोलॉजी और हमारे सर्जरी और दूसरे डेयरी फार्म सब ने मिलकर के एक निर्णय लिया कि हम इस दिशा में आगे बढ़कर के एबीएस एक कंपनी है उसमें सेक्स्ड सीमन को क्यों ना प्रयोग करें और सेक्स्ड सीमन से क्यों ना फीमेल ही अश्योर करें कि मादा ही हो। ऐसा प्रावधान जो है एबीएस एक पूना बेस्ड कंपनी है उसके साथ हमने किया और ये समझौता पिछले वर्ष किया गया था, जिसमें कि हमने हाल ही में पिछले वर्ष ही 12 गौएं मथुरा से साहिवाल लेकर आए और उसमें ही इस सेक्स्ड सीमन का प्रयोग किया। इसके अलावा जो इंजेक्शन हमें एबीएस कंपनी से प्राप्त हुए सेक्स्ड सीमन के, वो दूसरे पशुधन पर भी हमने इंजेक्शन दिए हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की है और इस वक्त 74 जो है गायों को वो इंजेक्शन दिए गए हैं, जिसमें साहिवाल भी है और दूसरी ब्रीड भी है। और बड़ी खुशी की बात है, मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है और मैं पूरे कॉलेज ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेस को बधाई भी देता हूँ कि डॉक्टर मधुमीत जो गायनेकोलॉजी के हेड थे, जिन्होंने ये शुरुआत की थी, आज उन्होंने हमें बुलाया भी था, आज आए नहीं किसी वजह से, लेकिन उन्होंने ये शुरुआत की थी और पूरी टीम जो भी सदस्य इसमें शामिल हैं उन सबको भी बधाई देता हूं और पूरे कॉलेज को बधाई देता हूं, डीन को बधाई देता हूं, विश्वविद्यालय को बधाई देता हूं कि पहली बछिया जो है उसने 1 अप्रैल को जन्म लिया है और इसका नाम हमने अंबिका रखा है। ये आपके सामने है कि इस दिशा में हम और आगे बढ़ें और एक ये क्रांतिकारी कदम मेरे हिसाब से ये क्रांतिकारी कदम आने वाले समय में होगा इस दिशा में, जो हम ये बैल जो सड़कों पर आ रहे हैं और बैलों की संख्या सड़कों पर बढ़ रही है, एक सुरक्षा का भी मामला जो है पैदा हो गया है। उससे बचने के लिए ये एक बहुत ही ज़बरदस्त रास्ता है और इसमें हमें ये पहली सफलता हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय को प्राप्त हुई है। आने वाले समय में हम इस दिशा में सिर्फ साहिवाल, जर्सी और दूसरी ब्रीड्स तक ही सीमित ना रह करके हम पहाड़ों में जैसे हमारी चूरी गाय है जो कि याक और दूसरी लोकल या जर्सी के साथ क्रॉस करके चूरी गाय पैदा होती है, उसमें भी ये चीज़ स्थापित करने के लिए सेक्स्ड सीमन का इस्तेमाल करने के लिए आगे बढ़ेंगे। और इस तरह से मैं समझता हूँ कि बैलों की संख्या
कम होने के लिए ये एक नई दिशा है। और इस तरह से अबंडेंट एनिमल का जो एक प्रभाव जो सड़कों पर, खेतों में और नुकसान कर रहा है और असुरक्षा का एक कारण बनता है, उसमें भी हमें निजात मिलेगी, ऐसी हमारी आशा है। बहुत बहुत धन्यवाद। वन विभाग बिलासपुर की ग्राम पंचायत अमरपुर के डेंगू जंगल में पामारोसा घास से तेल निकालने को लेकर किया गया ट्रायल सफल रहा है। इस घास से निकलने वाला तेल बेहद कीमती है। अब यदि भविष्य में सकारात्मक प्रयास हुए तो ये ट्रायल स्थानीय लोगों को आत्मनिर्भर बनाएगा। लोगों के लिए ये पामारोसा घास रोजगार देगा। डीएफओ बिलासपुर अवनी भूषण राय ने बताया कि वन विभाग बिलासपुर द्वारा अमरपुर पंचायत के डेंगू जंगल में करीब 4.2 हेक्टेयर जमीन पर पामारोसा घास लगाया था। इसमें स्थानीय स्वयं सहायता समूह ने भी अपनी भागीदारी निभाई थी। अभी हाल ही में इससे करीब 4.5 क्विंटल पत्तियां निकाली गई। प्रक्रिया के तहत इन पत्तियों से तेल निकाला गया तो ये करीब 2.5 लीटर पाया गया। तेल की गुणवत्ता बेहतर है लेकिन मात्रा कम है। हालांकि सबसे राहत की बात ये है कि ये ट्रायल सफल रहा है, जिसका लाभ लोगों को भी मिलेगा। ये पामारोसा का एक्सपेरिमेंट जो जायका प्रोजेक्ट के अंदर चला था, जिसमें हमने पामारोसा घास से तेल निकालने का एक्सपेरिमेंटल पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था, वो उसका फर्स्ट फेज़ ख़त्म हो गया है और हमको ये रिज़ल्ट्स उसके आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। तो वहाँ से 4.5 क्विंटल हर्बेज निकला था, जिसमें से हमने लगभग 2.5 लीटर तेल उसमें से निकाला है पामारोसा का। और ये हर्बेज इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो तेल की क्वांटिटी है पर क्विंटल वो काफ़ी अच्छी है और तेल की क्वालिटी काफ़ी बेटर है। तो इसको हम आगे नेक्स्ट स्टेप पर ले जा रहे हैं। हम इस प्लांटेशन को और डेंस कर रहे हैं ताकि जो पर हेक्टर प्रोडक्टिविटी है वो और इंक्रीज़ हो और ये प्रोजेक्ट जो है वो सेल्फ सस्टेनेबल हो। सर, इसमें स्वयं सहायता समूह को भी जोड़ा गया है, थोड़ा बता है। और ये सारा काम जो है वो लोगों ने ही किया है। प्लांट सोइंग से लेकर डीवीडिंग तक ये सारा काम जो है लोगों ने ही किया है और टेक्निकल एक्सपर्टीज हमने IHBT पालमपुर से ली है। प्रदेश के अग्रणी मीडिया ग्रुप दिव्य हिमाचल द्वारा किसान ट्री सम्मान से सम्मानित किसान बलवीर सैनी आधुनिक तरीके से खेती करते हैं। हर वर्ष कोई न कोई नया प्रयोग करते रहते हैं। इसी कड़ी में उन्होंने इस बार ऑफ सीजन में कद्दू की फसल तैयार कर दी है। बलवीर सैनी कहते हैं कि उन्होंने इसके पौधे पहले 10 दिन पॉली हाउस में उगाए, फिर उनको जमीन पर रोपित कर दिया और मात्र 20 से 25 दिनों बाद इन पर फ्रूट आना शुरू हो गया। उन्होंने बताया कि इस वक्त ये पौधे मात्र 38 दिन के हैं। 350 पौधे उन्होंने लगाए हैं व अब इनकी पहली फसल की तुड़ाई भी कर ली है। बाजार में ग्राहकों को कद्दू उपलब्ध होगा। उन्होंने बताया कि ये कद्दू की फसल मात्र 40 दिनों तक ही होगी, उसके बाद इसके पौधे खत्म हो जाते हैं। उन्होंने करेले की रोपाई भी कर दी है। उन्होंने बताया कि उनकी ये कद्दू की फसल और किसानों से 15 से 20 दिन एडवांस है। फसल के जल्दी तैयार होने से बाजार में अच्छे दाम मिलते हैं, क्योंकि बाजार में जब एडवांस सब्जी जाएगी तो बाजार में कोई कंपटीशन नहीं होता है और ग्राहकों को भी अच्छी और ताज़ी सब्जी मिलती है। नमस्कार बलवीर जी, आपने जो कद्दू लगाया, इस कद्दू की क्या खासियत है और कितने दिन में फसल तैयार हुई है? सर, ये करीब 20 से लेकर आज तक 40 दिन में तैयार हो गई है। उसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत ये है सर, बाकी जो वैरायटियां हैं वो 60 से 65 दिन के बाद फ्रूट देती है। ये वैरायटी जो है ये 30 से 35 दिनों के बाद फ्रूट देना चालू हो जाती है। और क्या क्या लगाया आपने? और इस टाइम फ्रांसबीन भी हमारी अगले हफ्ते तक मार्केट में आ जाएगी। कद्दू हमारा चालू हो गया है। उसके बाद स्क्वैश हमारी चालू हो गई है। घिया, अपना घिया गोल, लंबी लौकी, उसके बाद काली तोरी, करेला, हरी मिर्च, बैंगन, मटर फली, भिंडी, ये सभी सब्जियां तैयार हैं आपकी? जी जी। तो सर एक बताइए कि डंडे क्यों लगाए आपने? ये जो डंडे, बांस के डंडे लगाए हैं, ये क्यों, किस लिए सर, लगाए ये बांस के डंडे इसलिए लगाए हैं क्योंकि ये जो कद्दू की फसल है ये मात्र 35 से 40 दिन आगे फ्रूट देगी। उसके बाद ये हमने बम्बू इसलिए गांडे हैं कि हमने करेले का पौध पहले तैयार कर दी है। ये यहाँ चलता रहेगा कद्दू, और ये हमने ऊपर उठा के इसका
छत टाइप बना देनी है इसकी रस्सी से प्लास्टिक की रस्सी से हमने गोंद के इसका छत बनानी है। सर कितने पौधे लगाए इस वक्त आपने कद्दू वगैरह की, ये जो कद्दू तैयार है आपका? ये कद्दू के इस खेत में 120 प्लांट है और 270 पौधे जो है ऊपर प्लॉट है उसमें है। इस टाइम ऑफ सीजन सब्जियां कौन कौन सी हैं आपके पास? इस टाइम ऑफ सीजन सब्जियां ब्रोकली को बोले वो भी ऑफ सीजन ही है। ब्रोकली भी जनवरी तक, ऐसे जनवरी फरवरी तक इसकी होती है। ब्रोकली भी ऑफ सीजन है। ये कद्दू सुकैस हमारी ऑफ सीजन है। फ्रांसबीन भी हमारी ऑफ सीजन ही रखो, क्योंकि बाकी किसानों से ये 30 से 35 दिन एडवांस है सारी आइटमें जो है। सारे आइटम। तो किसानों को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं किसानों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि कोई भी फसल लगाएं तो वो मार्केट का हिसाब देख लें कि कब किस वैरायटी के कैसे पैसे ज़्यादा मिलने हैं। क्योंकि अगर हम सारे लोग एक ही फसल लगाएं तो मार्केट में उसका रेट कम मिलेगा। और अगर सब्जियों में तो ऐसा है कि जो जल्दी लेके आ गया या सबसे पहले जिसकी तैयार हो गई उसको फ़ायदा होगा, या लेट वाले होगा तो फ़ायदा होगा। हिमाचल प्रदेश में इस बार 12 अतिरिक्त गेहूं खरीद केंद्र स्थापित किए जाएंगे। पिछली बार प्रदेश में 8 खरीद केंद्रों पर FCI ने किसानों से गेहूं खरीदी थी। पांवटा साहिब में खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आपदा के इस दौर में भी प्रदेश सरकार ने हर व्यक्ति को राहत पहुंचाने का सफल प्रयास किया है। इस बार लगभग 12 केंद्र इसमें बनेंगे और ऐसे धान की खरीद के केंद्र भी आगे हम बढ़ा रहे हैं। ऐसे नई मंडियों का निर्माण भी किया जा रहा है, जो अभी बजट में भी मुख्यमंत्री जी ने कहा है। तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम धीरे धीरे बढ़ाएं, क्योंकि हमने भी पिछली बार से शुरुआत की, पहली बार। तो उसके अनुभव भी हमको आ रहे हैं। उन अनुभवों के आधार पर जो है और लोगों के जो सुझाव आ रहे हैं उसके अनुसार जो है उस पर काम किया जा रहा है। आटा और चावल, जैसे आटे की सप्लाई, चावल की सप्लाई जो आती है वो केंद्र सरकार की ओर से आती है, तो एक बफर सिस्टम होता है। कई बार उसमें इतने बड़े जब लाखों टन माल जो वहाँ आएगा तो वहाँ कोई ना कोई थोड़ी बहुत किसी पैकेज में कमी आ सकती है, स्वाभाविक। लेकिन इन जनरल ऐसा कभी नहीं देखने को आया कि भाई सारी की सारी सप्लाई ख़राब है। एक आधा बैग किसी न किसी कारण से बीच में ख़राब हुआ होगा, कहीं पानी बढ़ गया गाड़ी में, तो वैसी स्थितियां हैं। ऐसे इन जनरल कोई ऐसा, जब भी हमारे पास कोई ऐसी शिकायत आती है तुरंत हमारे अधिकारी स्पॉट विजिट करते हैं, उसकी छानबीन करते हैं। तो ऐसा कोई मामला नहीं है कि पूरा का पूरा लॉट ही ख़राब निकला है। तेल भी हमारी सरकार ने कम किया। आज सरसों का तेल मार्केट में अगर आप देखें तो लगभग 200 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से एवरेज मैं बता रहा हूँ। लेकिन हमारे सस्ते राशन के डिपुओं पर वही सरसों का तेल 141 रुपये जो है वो गरीब लोगों को मिल रहा है और 151 रुपये जो है वो APL के लोगों को मिल रहा है। 22-23 में भी 6 महीने के लिए और आगे बढ़ा दिया, जिसके कारण हमारे देश के 80 करोड़ लोगों को इसका और 6 महीने के लिए लाभ मिलने वाला है। कुल मिलाकर हमारी सरकार, प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार, दोनों सरकारें मिलकर जो डबल इंजन की सरकार कहा गया है, ऐसे देश के, प्रदेश के गरीब आम आदमी का स्तर ऊपर उठाने के लिए और ऐसी परिस्थिति में किसी को, कोई व्यक्ति भूखा ना सोए, ये संकल्प लेना एक बहुत बड़ा एक कदम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है। और हमारी सरकार ने हिमाचल प्रदेश के अंदर जहां इस योजना को 100% जो है पात्र लोगों तक पहुंचाया, वहीं इसके साथ जो प्रदेश सरकार के द्वारा 3 किलो दालें, 2 लीटर तेल सरसों का, 1 लीटर रिफाइंड, चावल, आटा और नमक जो है सरकार की ओर से जो सब्सिडी दी जा रही है, वो इसके अतिरिक्त जो है
हमारे बीपीएल और एपीएल के लोगों को मुहैया लगातार कराई जा रही है। बहुत सारी चीज़ें जो है विश्व बाजार के ऊपर निर्भर करती है। इसलिए जैसे मैंने शुरू में कहा कि कोरोना के कारण जो परिस्थितियां बनी हैं उसके कारण पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चौपट हुई और उसके कारण जो है आयात निर्यात के ऊपर उसका असर पड़ा और उसके कारण ही कीमतें बढ़ी हैं। और साथ में अब यूक्रेन का युद्ध हो गया, जैसे तेल की बात करें तो तेल की बहुत सारी सप्लाई बाहर से आती है तो उसका भी असर पड़ता है। ये विश्व बाजार का जो ट्रेंड होता है उसके ऊपर चीज़ें बहुत सारी निर्भर करती हैं। इसलिए ऐसा कोई नहीं, हमारी सरकार फिर भी लगातार प्रयास करती है कि प्राइस जो है वो कंट्रोल में रहे।